आज एक बहुत अहम मुद्दे के साथ मैं आपके सामने आया हूं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जानने के लिए बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने हमारे पड़ोस में एक नए पड़ोसी देश को बनाया, एक नए देश का जन्म हुआ। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस कारण हम अपने ईस्टर्न एरिया, पूर्वी क्षेत्र में हमेशा के लिए सुरक्षित महसूस करने लगे। और ये उस वक्त का दौर का है जिस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। उस आयरन लेडी, लौह महिला का आत्मबल, आत्मशक्ति, देश की सेना की शक्ति ने मिलकर एक ऐसा काम कर दिया उस समय जो आज इतिहास में बहुत ज्यादा याद किया जाता है। ये पढ़ने के लिए भी जरूरी है और ये एक ऐसा टॉपिक है उन लोगों के लिए भी जरूरी है जिन्होंने नहीं पढ़ना, बस उनको जानना है कि देश की शक्ति कैसी थी हमारी, या हमारे देश की शक्ति कैसी, किस प्रकार हमने पाकिस्तान को हर मोर्चे पे पराजित करके हमने एक नए राष्ट्र का निर्माण किया। ये टॉपिक जो हमारा है, आप देख रहे होंगे, ये टॉपिक है हमारा भारत बांग्लादेश का उदय। भारत ने किस प्रकार बांग्लादेश का उदय किया, इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इस प्रकार से इसको हम कैसे समझें, किस प्रकार से एक बेहतर तरीके से समझें कि किस प्रकार बांग्लादेश का उदय हुआ, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। और पाकिस्तान को कब समझना पड़ेगा? जब पाकिस्तान एक नया मुल्क बना। 14 अगस्त 1947 का वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान विश्व पटल पे एक नए देश के रूप में आया। पाकिस्तान की मांग तो 1940 में ही हो चुकी थी और मांग के बाद वो रेगुलर मुस्लिम लीग इस बात पे अड़ गई कि हमें पाकिस्तान ही चाहिए और अंततः निर्णय हुआ कि पाकिस्तान दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को अलग करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया। एक्ट था 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम अधिनियम। इस एक्ट में भारत में 2 अधिराज्य बनाए गए और सभी स्टेट को यह कहा गया कि जो जिसमें शामिल होना चाहता है वो शामिल हो सकता है और अपने जिस देश के साथ संविधान को एक्सेप्ट करना चाहता है उसके संविधान के साथ जुड़कर अपना काम करे। इस कंडीशन में बहुत सारे विवाद हुए, जैसे कश्मीर का विवाद है, जूनागढ़ का विवाद है, हैदराबाद का विवाद है। आज हमें उस पर नहीं जाना, आज हमें कुछ और बातें करनी है। इस बांग्लादेश के उदय के विषय में बात करनी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगा उस समय का। पहले हम ज्योग्राफी को समझते हैं, भूगोल को समझते हैं, किस प्रकार उस समय का भूगोल था। तो आप देखेंगे जो पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान किसी एक प्लेस पे नहीं था। पाकिस्तान बना वेस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान बना ईस्ट पाकिस्तान। तो आज हम जो पाकिस्तान को देखते हैं, इस पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान पहले सिर्फ एक पाकिस्तान नहीं था। इस समय पाकिस्तान 2 भाग में थे, एक इंडिया का पश्चिमी पार्ट में और एक पाकिस्तान था इंडिया का पूर्वी पार्ट में। इसी आधार पर इसका नाम पड़ा था पूर्वी पाकिस्तान और इसका नाम पड़ा था पश्चिमी पाकिस्तान। जब इस प्रकार से चीजें हुई, बंटवारा हुआ, यहां के जो मुसलमान थे इन्होंने धर्म और संस्कृति यानी कल्चर, रिलीजियन और कल्चर के आधार पर ये इधर इनके साथ जाना पसंद किए। इन्होंने बोला हमारे यहाँ जो आबादी है एक मुस्लिम आबादी है, हम धार्मिक रूप से मुस्लिम हैं, हमारी संस्कृति इनके साथ जुड़ी हुई है, तो क्यों ना हम पाकिस्तान का पार्ट बने। और उस समय के जो भी यहाँ पे निर्णय लेने वाले व्यक्ति थे उन्होंने यही निर्णय लिया और ये शामिल हो गए इस पार्ट में। चलिए, यहां तक तो बहुत अच्छी बात है। वो धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे वो जुड़ गए। लेकिन सबसे बड़ी समझ नहीं आती यहाँ पे बात को कि भौगोलिक आधार पे जुड़ नहीं पाए, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा गैप है दोनों के बीच में। तो भौगोलिक स्तर पे इनका जुड़ाव नहीं हुआ। अब भौगोलिक स्तर पे जुड़ाव होना काफी जरूरी होता है। 2 देश 2 टुकड़ों में होंगे तो वहां पे समस्या आएगी ही। आज ना आए, कल आए, परसों आए, लेकिन वो समस्या आना ही है। यहाँ पे क्या हुआ, मैं सिंपल सी बात बताता हूं आपको। यहां पे जो ये लोग थे, देखिएगा, यहां पे जो थे ये थे पंजाबी मुसलमान। ये पंजाबी मुसलमान थे और यहां के लोग जो थे
ये थे बंगाली मुसलमान। ये ये बंगाली बोलते थे, बंगला भाषा बोलते थे, और ये उर्दू बोलते थे, उर्दू भाषा में बात करते थे। और जो जिन्ना साहब थे उनका भी सेंटर यहां पे था, और ये अपने आप को, यहाँ के मुसलमान अपने आप को उच्च नस्ल का मुसलमान बोलते थे, और इन्हें निम्न मुसलमान समझते थे। यहां से एक मानसिकता विकसित हो गई कि जो पश्चिमी मुसलमान है, पश्चिम पाकिस्तान के पार्ट के मुसलमान हैं, ये उच्च नस्ल के मुसलमान हैं, और जो पूर्वी हैं वो निम्न मुसलमान हैं, वो बंगाली बोलते हैं। तो बंगाली मुसलमानों को उनके देखने का जो नजरिया था बड़ा गंदा तरीका का था। नीचा मुसलमान समझते थे, नीच लोग समझते थे, हे की दृष्टि से देखते थे। और देखने के कुछ कारण भी थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन सेंटर था, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मेन शहर कराची, लाहौर सब इधर था। अब इसमें बात क्या हुआ, धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इस चीज को देखते हुए दिखाता हूं, इन्होंने इस चीज को देखते हुए यहां पे ज्यादा विकास किया, यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा होने लगा, विकास की रफ्तार यहाँ पे ज्यादा थी, हर चीज यहाँ पे ज्यादा था। जब चीजें यहाँ पे ज्यादा है, देखिएगा यहाँ पे विकास हो रहा, डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन यहाँ पे है, डेवलपमेंट है यहाँ पे, और एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, रोजगार है, सब कुछ यहाँ पे। लेकिन ये पार्ट में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सेंटर तो यहाँ पे है, जो भी यहाँ के राष्ट्रपति बन रहे हैं, जो भी यहाँ पे चुने जा रही है, गवर्नमेंट आ रही है। ऐसे तो इलेक्शन हुआ नहीं, केंद्रीय इलेक्शन नहीं हुआ था काफी टाइम तक, प्रांतीय इलेक्शन हो रहे थे। तो इलेक्शन ना होना भी यहाँ पे एक काफी घातक दौर था, काफी घातक चीजें थी। और ये जो चीजें थी, इसके कारण यहाँ के लोग परेशान हो गए। अब यहाँ के लोगों के पास भुखमरी, गरीबी, इसके अलावा कुछ उपाय ही नहीं था। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, धीरे धीरे एक व्यक्ति उभर के सामने आए, मुजीब उर रहमान नामक एक व्यक्ति उभर कर सामने आए। ये अवामी लीग एक पार्टी थी, अवामी लीग के ये मुखिया थे। और यहां पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, और इस समय देश का, पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति थे वो थे अयूब खान, और सेना कमांडर थे हया खान। देश में डिमांड हो रही थी कि पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए, लोकतंत्र की गवर्नमेंट आनी चाहिए। काफी दिनों से बात चल रही थी, और फर्स्ट टाइम इसी को लेकर के 1970 में, अब मैं बोर्ड पे आता हूं, 1970 का एक दौर था। इस दौर में पाकिस्तान में पहली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात हुई, और जो इलेक्शन लड़े जाने थे, ये 300 सीटों पर इलेक्शन लड़े जाने थे लगभग। अब यहाँ पे दो पार्टियां खड़ी हुई थी एक दूसरे के टक्कर में, एक थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और एक थी आपका अवामी लीग जो हमने बात किया। यहाँ पे थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, और यहाँ पे थे मुजीब उर रहमान, ये थे। इलेक्शन शुरू हुआ। अब एक नजरिया देखिएगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूं, जो हमने मैप पे वहां पे देखा, इसको मैं अलग से एक मैप पे दिखाता हूं। सिंपल सी देखिएगा बात को, ये जो एरिया था और ये जो एरिया है, इस एरिया में मुजीबुर रहमान जो थे, मुजीबुर रहमान इस एरिया के थे, और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब यहां के थे, यानी उच्च मुसलमान थे, और मुजीबुर रहमान जो थे निम्न मुसलमान थे। अब उच्च मुसलमान वर्सेस निम्न मुसलमान की वोटिंग शुरू हुई, और इलेक्शन प्रारंभ हो गया। अब रिजल्ट क्या आया, इन्होंने 160 सीटें जीत ली, और इन्हें मात्र 81 सीट के आसपास प्राप्त हुआ। यानी इलेक्शन कौन जीत गया, इलेक्शन मुजीबुर रहमान जीत गए। कौन सा मुसलमान इलेक्शन जीत गया, तो निम्न मुसलमान, बंगाली मुसलमान। अब तो भैया बहुत तकलीफ हो गया। ये जो मुल्क दो भागों में बटा था, इस मुल्क में दो भागों में बटा था, ये जो पार्ट
के जो मुसलमान थे ये इलेक्शन हार गए और एक पार्ट के मुसलमान जो थे इलेक्शन जीत गए। अब इन्होंने क्या किया था, एक 6 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी मुजीबुर रहमान ने कि मैं पीएम बनूंगा तो बंगाली समुदाय को उनकी जो इज्जत है या जो उनका हौसला है वो वापस करेंगे, एजुकेशन देंगे, सब कुछ देंगे, राइट्स देंगे, पूरे पाकिस्तान का विकास करेंगे। और विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पे इनकी जीत हुई। तो जीत हुई तो अब गवर्नमेंट बनेगी, मुजीबुर रहमान उस गवर्नमेंट के पीएम बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे प्लस जो राष्ट्रपति अयूब खान, सेना अध्यक्ष हया खान, इन्होंने एक गेम किया, एक प्लान किया, एक षड्यंत्र किया। षड्यंत्र के तहत मुजीबुर रहमान जब यहाँ पे आए, इनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। वो व्यक्ति जो इलेक्शन जीतकर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में, लोकतांत्रिक देश में पीएम बनने जा रहा था, उसे ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो जो उस पार्टी के जो लोग होंगे, अवामी लीग के जो लोग होंगे, और खासकर जो ईस्टर्न पाकिस्तान में जो लोग होंगे, वो तो हंगामा करेंगे, आंदोलन करेंगे। और हुआ यही कि जैसे इनको पता चला कि उनके जो मुखिया थे, उनके मुखिया को जेल में डाल दिया गया है, यहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया। ये कह सकते हैं ईस्टर्न पाकिस्तान में सिविल मूवमेंट बन गया। और सिविल मूवमेंट ऐसा नहीं, काफी हाई फाई। इस मूवमेंट को दबाने के लिए यहाँ पे पाकिस्तानी सेना जो यहाँ पे भी थी, उसने काफी अपनी ताकत को लगा दिया। और ताकत को लगा दिया। अब इस विद्रोह के लिए एक संगठन बना। उस संगठन का नाम काफी बढ़िया नाम है। उस संगठन के नाम के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये संगठन काफी बेहतर तरीके से इस प्लेस में काम किया। अवामी लीग की तरफ से जो संगठन बनी थी उसका नाम था मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी का नाम है, मुक्ति चाहिए इन्हें। किससे मुक्ति चाहिए? तो पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए। इनको एक नया मुल्क चाहिए मुक्त होकर के, क्योंकि ये कभी इनकी सभ्यता को समझ नहीं सकते, इनको निम्न समझेंगे, इनका विकास करेंगे नहीं। अगर व्यक्ति को यहाँ से प्रधानमंत्री बन जाता है, उसको जेल में डाल देंगे। तो ये एक तरह का पाकिस्तानी जो टेंडेंसी था, उसके खिलाफ क्या थी? बगावत थी। एक मुल्क में ही बगावत थी। इस बगावत से भारत को कोई मतलब नहीं था, लेकिन भारत को आना पड़ता है। कुछ कारण है, बात करते हैं। ये जो मुल्क ऐसा मुल्क था कि जो मुक्ति वाहिनी ने जब शुरुआत की, तो यहाँ की सेना ने यहाँ पे जुल्म करना शुरू किया। यहाँ की महिलाओं को इज्जत लूटा गया, यहाँ की महिलाओं को परेशान किया गया। ऐसा किया गया कि 40 लाख लोगों को मार दिया गया, हत्या कर दी गई। उसी मुल्क के 4 लाख महिलाओं की इज्जत आबरू लूट ली गई। सोचिए, अपने ही देश के सैनिक अपने ही मुल्क के महिलाओं को, लड़कियों की इज्जत लूट रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। इस प्रकार निर्मम हत्याएं हो रही थी। विकास तो था ही नहीं, रोजगार तो था नहीं। तो इससे में एक ही चाह रहा था कि ये क्या करे, बॉर्डर को पार करके ऐसे भाग में पहुंच जाए जहां पे ये थोड़ा सा राहत की सांस ले सके। इन्होंने क्या किया, यहां से बॉर्डर को पार किया। और बॉर्डर अगर पार करेंगे तो इधर भी इंडिया है, इधर भी इंडिया है, इधर भी इंडिया है, या बर्मा है, यहां तक ये जा सकते हैं। और जैसा कि हमने ज्योग्राफी की क्लास में कुछ बातें डील की थी कि बांग्लादेश से सटे कौन कौन से स्टेट है हमारे पास, तो बांग्लादेश जो है हमारा मित्र है फिलहाल, बांग्लादेश। तो हमने एक कोड बनाया था कि बांग्लादेश से सटे हुए जो भी राज्य है उनको इस कोड से हम याद रखेंगे हमेशा, और याद रहेगा। ये कोड है अब मित्र में। यानी अ से जो एक स्टेट है उसका नाम है असम, ब से जो स्टेट है उसका नाम है बंगाल, और मी से जो स्टेट है उसका नाम है मिजोरम, त्रि से जो स्टेट है उसका नाम है त्रिपुरा, और एक स्टेट है मेघालय। तो ये जो स्टेट थे, 5 स्टेट जो टच करते थे बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश से जो लोग थे इन स्टेट में
भागकर आना शुरू कर दिए, जान बचाकर रोजी रोजगार के लिए अपने परिवार के साथ आना शुरू किए। इस प्रकार इस एरिया में ये कहा जाता है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में प्रवेश कर गए। और बार बार हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, खुफिया एजेंसी भारत सरकार को बता रही थी कि इस प्रकार की जो घटनाएं बांग्लादेश में हो रही है उसका इम्पैक्ट सीधा हमारी पूर्व के जो स्टेट है उस पर पड़ रही है। तब यहाँ से इंदिरा गांधी इंटरफेयर करती है और इंदिरा गांधी बात करती है यहाँ पे बात करती है पाकिस्तान के जो लोग हैं वहां पे, राष्ट्रपति हैं या जो भी है, हया खान है, कमांडर चीफ है, वहां पे बात होती है। दिल्ली से यहाँ पे फोन जाता है, लेकिन ये कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इंटरनल मैटर है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हर बात को खारिज कर रहे। अब एक बात समझिएगा, ये जो पार्ट था पाकिस्तान ने 1948 में भी हम पे एक बार हमला कर दिया था, एक बार 1965 में भी पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो चुका था, 2 बार युद्ध हमारा हो चुका था। और हमें इस मोर्चे पे भी तैयारी करनी होती थी, इस मोर्चे पे तैयारी करनी होती थी। इंदिरा गांधी को एक सुनहरा मौका दिखा, एक गोल्डन टाइम दिखा। क्यों ना हमेशा के लिए जो ये पार्ट है जो सबसे अधिक ज्यादा किलोमीटर भारत के साथ शेयर करता है, क्यों ना इसको हमेशा के लिए पाकिस्तान से काटकर एक अलग मुल्क बना दिया जाए। तो यहाँ पे एक नई सोच आई। इसके लिए इंदिरा गांधी ने अपने आर्मी चीफ को बुलाया जिनका नाम था मानिक शॉ। मानिक शॉ इंदिरा गांधी की मीटिंग होती है, क्यों ना पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए और इसको हमेशा के लिए एक अलग पार्ट बना दिया जाए। मानिक शॉ रणनीतिकार व्यक्ति थे, उन्हें पता था कब क्या करना है। जब उनकी मीटिंग हुई आपस में, इस समय एक बारिश का मौसम था और बारिश के मौसम में ये क्षेत्र दलदली हो जाती है, इधर से भी दलदल हो जाता है, तो हमारी सेना यहाँ पे फंस सकती थी और युद्ध लंबा खींचता। और युद्ध लंबा खींचता इसका मतलब है कि यूएनओ का रोल आता, अमेरिका का रोल आता। इस कंडीशन में हो सकता है कि अलग जो हमारा सपना था, अलग पाकिस्तान से काट करके एक अलग मुल्क बना दिया जाए, ये हमारा पूरा नहीं होता। इसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा वेट कीजिए। दिसंबर का जब मंथ आता है तो दिसंबर के मंथ में ये एरिया क्या होता है, ये एरिया दलदली नहीं होता और बड़ा अच्छा मौसम है। इस समय हम यहाँ पे ताकत लगा देंगे और यहाँ पे हम डिफेंसिव मोड में रहेंगे। यहाँ पे तो हमला कर देंगे, यहाँ पे हम क्या रहेंगे, सिर्फ बचाव के मोड में रहेंगे। यहाँ पे रोकेंगे और हमला करके उसको उस पार्ट को काट देंगे। बड़ी अच्छे से रणनीति बन गई। अब क्या हुआ, सिर्फ हम ये करेंगे कि जो यहाँ पे मुक्ति वाहिनी जो है, मुक्ति वाहिनी को मोरल सपोर्ट दे देते हैं। अब मोरल सपोर्ट का मतलब था कि मुक्ति वाहिनी के जो भी लोग थे उनको हथियार देना, उनकी ट्रेनिंग करना, सब कुछ भारत में शुरू हो गया, ताकि ये क्या कर सके, तब तक इनको पाकिस्तानी रेंजर्स को तब तक यहाँ पे रोक सके और उनका मुकाबला कर सके। दिसंबर मंथ आएगा, हमला करेंगे और वहां पे हमेशा के लिए उसको समाप्त कर देंगे। लेकिन ये बात पाकिस्तान को नागुजवार गुजरी कि भारत इनका नैतिक समर्थन कर रहा है, भारत इनको हथियार दे रहा है। और एक ऐसा समय आया कि भारत ने तो हमला नहीं किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडिया पे एयर स्ट्राइक कर दिया, यानी हवाई हमले कर दिए। तो जो भी पास में थे हमारे हवाई अड्डे, जो भी एयरपोर्ट थे, जैसे कि कह सकते हैं हम श्रीनगर, पठानकोट आदि पे इन्होंने बहुत तेजी से हमले किए। पठानकोट, श्रीनगर, चंडीगढ़ बहुत तेजी से हमला किया। अब भारत ने क्या किया, आप हमला करोगे तो हम भी तो आपको नहीं छोड़ेंगे। हमारा तो प्लान ही था कि भाई हम हमला करेंगे, लेकिन अब तो आपने मौका दे दिया दुनिया की नजर में ये साबित करने के लिए कि हमला आपने किया, हमने हमला नहीं किया। आपने हमला किया तो हम क्या करेंगे, आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और भारत ने वैसा ही किया। अब भारत ने क्या किया, भारत का जैसा प्लान था उस समय, भारत उसी प्लान पे अपना कायम रहा। और उस प्लान पे भारत ने क्या किया, देखिएगा, मैं एक पेज में अच्छे से एक मैप बना के दिखाता हूं आपको कि भारत ने यहाँ पे क्या किया। सिंपली सी, भारत जो पश्चिमी पाकिस्तान था, इस ओर भारत डिफेंसिव मोड में रहा और यहां पे भारत, इस एरिया में भारत अटैकिंग मोड में आ गया। भारत यहाँ पे अटैकिंग मोड में आ गया। अब देखिए, हमले हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, तो भारत के यहाँ पे कुछ वीरता की कहानियां हैं।
भारत ने अदम्य वीरता दिखाई, साहस दिखाया। भारतीय सैनिक ने ऐसे ऐसे साहस दिखाए हैं जो कल्पना से परे है, जो मुश्किल है, विदेशियों गोरों से तो होगा नहीं। यहाँ पे एक साहस की मैं बात करूंगा। एक प्लेस है यहाँ पे राजस्थान में, एक प्लेस है, इसको बोलते हैं जैसलमेर। जैसलमेर, और जैसलमेर में जो जगह है उसको बोलते हैं लोंगेवाला। जब पाकिस्तानियों को पता चला कि जैसलमेर के लोंगेवाला में मात्र 120 भारतीय सिपाही है यहाँ पे, तो इन्होंने प्लान किया क्यों ना इस 120 सिपाहियों पे हमला किया जाए। इसके लिए उन्होंने 2000 सिपाही प्लस टैंक भेजे। अब यहाँ पे जो इसके तरफ से जो थे उनका नाम था तारिक मीर साहब, लीड कर रहे थे। और यहाँ पे लीड कर रहे थे जो थे कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, इस कहानी को हमने बॉर्डर मूवी में देखा है। बॉर्डर मूवी में दिखाया है सनी देओल जो कुलदीप सिंह के रोल में थे, उन्होंने किस प्रकार रात भर सेना को रोका। हालांकि कुलदीप सिंह को फोन जाता है भारतीय की तरफ से कि आप अभी अपने पोस्ट को खाली कर दो, हम बाद में यहाँ पे फिर से कब्जा कर लेंगे क्योंकि उधर से ज्यादा लोग आ रहे हैं, आप कम है। कुलदीप सिंह ठहरे भारतीय, जान दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसने तैयारी कर ली। इन्होंने क्या किया देखिएगा, इन्होंने सपोज दैट एक बड़ा सा इस रेगिस्तान में गड्ढा बनाया और अपने सैनिकों को 120 सैनिकों को दूरी दूरी पे एडजस्ट कर दिया। इनके पास 3 लैंड माइन्स थे, तो 3 लैंड माइन्स को यहाँ पे लगा दिया ताकि उनकी जब टैंक आए तो उनके टैंक क्या हो, यहाँ पे उड़ जाए। उसके बाद इनके पास जो लंच बॉक्स थे, जो टिफिन बॉक्स था, उन टिफिन बॉक्स को यहाँ पे लगा दिया ताकि उनके सैनिक समझे कि क्या है, माइंस लगा हुआ है नीचे। उनका टैंक आया उड़ गया, उनका टैंक आया उड़ गया, उनका टैंक आया उड़ गया। इस प्रकार से वो डर गए। उन्होंने अपने लैंड माइंस के जो पर्सन थे जो इसको हटा सकते थे उनको लगाया। वो आते थे, टिफिन को निकालते थे, साइड में रखते थे, फिर टिफिन को निकाला, साइड में रखा। इस प्रकार से इनका टाइम इतना ज्यादा बीतते गया, इतना टाइम बीत गया कि सुबह के 3 बज गए। हमें तो इनके रात भर रुकना था। हमने अपने चालाकी से इन्होंने 3 बजे तक रोक दिया। और जैसे ही सुबह होती हमारी एयरफोर्स रेडी होती और रेडी होकर के एयरफोर्स इन पे अटैक करती, लेकिन अभी भी सुबह होने में टाइम था। अब क्या हुआ कि जो सैनिक थे, यहां से गोली चले, यहां से गोली चले, यहां से गोली, इस प्रकार से गोली चल रही थी चारों तरफ से। अब तारिक मीर तो डर गए कि कहा गया था कि 120 सिपाही हैं, लेकिन ये तो चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं, ये तो भाई बहुत ज्यादा सिपाही है, 120 सिपाही नहीं, उससे ज्यादा सिपाही है। अब सुबह में हमारी एयरफोर्स आई, हमारी एयरफोर्स ने इनको सबको, जितने टैंक थे सबको उड़ा दिया। आज भी हम इनके टैंक को क्या किया है, अपने म्यूजियम में, संग्रहालय में अच्छे से रखा, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ, भारतीयों ने इस युद्ध को जीता और अपनी एक अदम्य वीरता की, अपनी साहस का परिचय इन्होंने दिया। जैसे आप देख सकते हैं, जो मुजीबुर रहमान की हम बात कर रहे थे, ये उस समय जो इलेक्शन जीते थे, यही व्यक्ति है मुजीबुर रहमान। इन्होंने इलेक्शन जीत करके इनको जेल में डाल दिया गया था। सारा संघर्ष इन्हीं के लिए हो रहा था। अब जब हम बात करेंगे तो ये जब एक घटना यहाँ पे घटी, यहाँ पे बहुत अच्छे से पाकिस्तान को भारत ने लतिया दिया। इस जगह पे, जैसलमेर वाले जगह पे, यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे हारी। अब क्या हुआ, हमारी जो फौज थी, हमारा जो था, यहाँ पे इनका एक पोर्ट है कराची बंदरगाह, इसको भी ध्वस्त कर दिया। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा था, उसका नाम था INS विक्रांत। INS विक्रांत यहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभा रहा था। INS विक्रांत उस समय हमें रसिया ने दिया हुआ था, देखिएगा, रसिया ने हमें INS विक्रांत को दिया था। और जो INS विक्रांत है, ये इस पे कई एयरफोर्स के जहाज उड़ सकते थे, कई चीजें थी, पूरी व्यवस्था थी। इसके जरिए हम कोई भी हिंद महासागर में पाकिस्तानी एक्टिविटी हो रही थी उसको हम ध्वस्त कर दे रहे थे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस था कि पाकिस्तान का, यहाँ के पाकिस्तान से कनेक्टिविटी को काटना है। और कनेक्टिविटी का एक ही रास्ता था, जो ये रास्ता इंडियन ओशियन से गुजरता था, ये रास्ता। और यहाँ पे पाकिस्तानी को ध्वस्त कर देना, यहाँ पे चढ़ने नहीं देना। इसमें हमारा जो विक्रांत था, INS विक्रांत, वो सफल रोक के रखा था। अब यहाँ के लोग परेशान हो गए कि अगर कुछ दिन वहां पे हम नहीं जा पाते, नहीं पहुंच पाते हैं,
तो वहां से हमारा कनेक्शन कट हो जाएगा। इन्होंने जिम्मेवारी दी अपने आईएनएस गाजी। इस समय ये आईएनएस गाजी था, इसे यूएसए ने पाकिस्तान को दिया था। इसको टारगेट मिला कि आपका एक ही टारगेट है, विक्रांत को डुबा देना, चाहे जैसे हो। विक्रांत को अगर मार दोगे तो हम यहाँ पे रणनीतिक रूप से सफल होंगे और बांग्लादेश बच जाएगा हमारा, जो पार्ट है। अब ये निकली और भारतीय खुफिया विभाग को ये पता चल गया कि यहाँ पे उनको जो रोल मिला है, आईएनएस विक्रांत जो हमारा बड़ा जहाज है, इस जहाज को क्या करना है, डुबाना है। हमने क्या किया, विक्रांत को कहीं छुपा दिया। अब भाई गाजी उस समय का बड़ा जहाज था, माना जाना यूएसए का दिया हुआ था। उसको भारत में एक ही जहाज मार के गिरा सकता था, वो था हमारा यहाँ पे हैदराबाद के पास विशाखापट्टनम में वो जहाज यहाँ पे था। उसका नाम था आईएनएस राजपूत। राजपूत में ताकत थी कि वो मार के गिरा सकता है किसको, तो गाजी को। तो भाई गाजी को गिरा सकता है, लेकिन आईएनएस राजपूत का जो था, इंजन में कुछ खराबी थी, तो इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा था विशाखापट्टनम में, अब ये जा नहीं सकता। तो अब ऐसा होना चाहिए कि गाजी उसके पास आए। तो गाजी उसके पास क्यों आएगा, तो गाजी को उसके पास लाना है तो कुछ नीति बनानी होगी, कुछ चीज को सोचना होगा। अब नीति ये बनाया गया कि खबर फैला दो कि जो विक्रांत है, विक्रांत को विशाखापट्टनम में कुछ टेक्निकल कारण से वहां पे भेजा गया है ताकि उसका इलाज हो सके। और मछुआरों को खबर मिला कि बहुत बड़ा जहाज विक्रांत आने वाला है, और जो स्टाफ थे विक्रांत के, सबने फोन कर दिया अपने घरों में ताकि कहीं से भी स्पाई के जरिए ये खबर पाकिस्तान में पहुंच जाए, और यही हुआ। अब उनको पता चल गया कि यहाँ पे कौन आने वाला है, विक्रांत आने वाला है। तब गाजी ने अटैकिंग मोड पे यहाँ पे पहुंचा। अब गाजी जैसे ही पहुंचा, राजपूत रेडी था, और राजपूत ने क्या किया, गाजी को मारकर डुबा दिया। इसको बोलते हैं रणनीति, इसको बोलते हैं युद्ध का तरीका, कला। युद्ध एक कला है। युद्ध फौज से नहीं जीता जाता, युद्ध हथियार से नहीं जीता, युद्ध जज्बे से, युद्ध रणनीति से जीती जाती है। अब भारत के पास वो रणनीति थी। भारत ने अपने एक खराब जहाज, जिसका इंजन खराब था, जो वहां पे आ नहीं सकता था, उसको मार के गिरा दिया। अब तो बहुत बड़ी बात हो गई, अमेरिका का जहाज गाजी मारा गया, पूरी दुनिया में खबर फैल गई। तो पूरी दुनिया में खबर फैली, तब यहां से अब समझ में आ गया कि अब इनके हाथ से ये पार्ट निकलने वाला है। तब इन्होंने पाकिस्तान ने अपने पापा को फोन किया, तो इनके पापा हैं यूएसए, कि भैया बचाइए, पापा बचाइए। यूएसए ने क्या किया कि यूएनओ में इस युद्ध का मुद्दा उठाया, यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा उठाया। यूएनओ में आपको पता है कि 5 देश है यहाँ पे। अब 5 देश में से कोई भी एक देश अगर वीटो कर दे तो अमेरिका की बात खारिज हो जाएगी यहां से। तो हमारे साथ, हमने कुछ टाइम पहले ही इंडिया ने रसिया के साथ, यानी यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप की हुई थी। तो रसिया ने क्या किया, यूएनओ में इनके जो बातें थी उस पर वीटो कर दिया। तो अब यहां से अमेरिका तो बचा नहीं पाया, क्योंकि युद्ध रोकना था, युद्ध नहीं रोकने की स्थिति में भारत पे हमले किए जाते। अब ये बचा नहीं पाया क्योंकि रसिया बीच में आ गया वीटो करके। अब और बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि चाइना तो पहले हमारा दुश्मन था, 62 में युद्ध हो चुका था, चाइना भी उधर सपोर्ट में जाएगा, फ्रांस उसी के सपोर्ट में जाएगा, ब्रिटेन उसी के सपोर्ट में जाएगा। एकमात्र सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा मित्र था रसिया, जिसने हमें उस समय बचाया। अब क्या होता है कि अमेरिका को यह बात पचा नहीं, तो अमेरिका ने क्या किया, भारत का जो पार्ट है, देखिएगा थोड़ा सा, भारत का जो पार्ट है हिंद महासागर का, इस पार्ट में यहां पे बांग्लादेश था। और तब तक क्या हुआ कि जो हथियार हमने दिया था मुक्ति वाहिनी को, इससे मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी रेंजर्स का सफाया कर रही थी, लगातार मार रहे थे, युद्ध हो रहा, युद्ध हो रहा। अब भारतीय भी युद्ध कर रहे हैं। अब तब इन्होंने क्या किया, यूएसए ने अपना 7वां बेड़ा भेजा भारत पे हमला करने के लिए, और साथ में इंग्लैंड ने अपने ईगल बेड़ा को भेजा कि जाओ हमला करो। ये तो भारत के लिए बहुत मुसीबत होगी। तब इंदिरा गांधी ने तुरंत फोन किया रशिया में राष्ट्रपति को कि ऐसा ऐसा है दोस्त कि हम पे हमला करने वाला है, और मित्र हो, अब यहां से अब आपकी जरूरत हमें है। तो कृष्ण और अर्जुन की मित्रता आपको पता है, एक अनकंडीशनल सपोर्ट होता है। यहाँ पे भी रसिया का भारत को अनकंडीशनल सपोर्ट था, बिना कंडीशन का सपोर्ट करना था, चाहे कोई भी सामने खड़ा हो।
अब क्या हुआ मैं दिखाता हूं कि 40वां बेड़ा यहां पे रसिया ने भेज दिया, 40वां बेड़ा। और यहाँ पे यमन के पास जो उसका एयरफोर्स था, एयरफोर्स को भी रसिया ने रेडी कर दिया कि आप रेडी मोड में रहिएगा, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान पे भी हमले हो सकते हैं, हर जगह इधर से भी हमले हो सकते हैं। अब रेडी थे। और इसके बाद रसिया ने फोन लगाया यूएसए को कि अगर आपने भारत पे हमला किया, आपने 7वां बेड़ा भेजा है, तो हमारा 40वां बेड़ा आप पे हमला करेगा और हिंद महासागर में फैसला हो जाएगा। आपको भिड़ना तो भिड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी कोई समस्या नहीं है कहीं बढ़ने में और कहीं पीछे हटने में। तो देखिएगा, मैं दिखाता हूं आपको। ये जो पिक है, ये है अमेरिका का 7वां बेड़ा। ये परमाणु संपन्न बेड़ा था। अब भारत को इसी से तकलीफ था, पाकिस्तान से तो कुछ नहीं, पाकिस्तान को तो रगड़ के धो देंगे। ये दुनिया का एक पावरफुल कंट्री था जो भारत पे हमला करने के लिए आया। इसके जवाब में रसिया ने जो भेजा था, ये था उसका 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा से डर गया, उसके जहाज पीछे चले गए। और जहाज जब उसके पीछे गए तो भारत को और मौका मिल गया धोने का। अब भारत ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या किया, यहाँ धोना शुरू किया। वो नहीं होता सर्फ एक्सल, सभी दाग धो डालेंगे, वही थे, सभी दाग को धो डालेंगे। जितना तुम जुल्म किए हो यहाँ पे, जो अपने पाकिस्तानी रेंजर्स ने जहाँ पे जुल्म किया था, उसका बदला लेने का एक शानदार मौका था। अब यहाँ पे हमले हो रहे हैं, आराम से धोया जा रहा है रेंजर्स को। और भारत ने एक प्लान बनाया कि चलो युद्ध तो हो रहा है, एक मनोवैज्ञानिक प्लान बनाते। इस मोर्चे पे तो इनको बड़े अच्छे से हमने सिखा दिया, सब जगह हम घुस गए थे, इधर भी यह हारा और इधर भी हार चुका था। अब मनोवैज्ञानिक प्लान के साथ हमने क्या किया, कई गुब्बारे यहाँ पे उतारे। कहा गया कि हजारों भारतीय सैनिक उतरे हैं गुब्बारों के साथ। सैनिक नहीं थे, मनोवैज्ञानिक प्लान था। मुक्ति वाहिनी को हथियार भेजे गए थे, मुक्ति वाहिनी ही धो रहा था, भारत धोता तो फिर भागते कहां। तो बहुत शानदार तरीके से उनको धोया गया और ये बोला गया कि अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर इसके लिए आप तैयार रहिए। जब सरेंडर की बात हुई तो मैं आपको एक पिक दिखाता हूं, सरेंडर की बहुत शानदार पिक है, भारतीय इतिहास की एक शानदार पिक है। ये है जनरल नियाजी। जनरल नियाजी को इन्होंने धमकी दिया कि अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर आपको बहुत तरह की परेशानी होगी और आपको तकलीफ होगी, फिर उसके भुगतान आप खुद करेंगे। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा भारत के तरफ से बातें की और इधर से नियाजी से बात हुई, जनरल नियाजी से। अब इतना धमकी मिलने के साथ ही जो पाकिस्तान का, जो पूर्वी पाकिस्तान का गवर्नर था, उसने डर से अपने पद से इस्तीफा देकर के एएच खान वहां से भाग गए। सोचिए, पाकिस्तान का गवर्नर अपने मुल्क से इस्तीफा देकर के भारत के डर से, धमकी से भाग गए। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं था, आखिरी विकल्प था सरेंडर का। पाकिस्तान ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ यहाँ पे सरेंडर किया और सरेंडर पॉलिसी पे यहाँ पे नियाजी ने साइन किया। ये भारत के लिए सर्वोच्च बात होती है। भारत की वीरता, भारत की जो सोच थी, रणनीति थी, उसकी जीत थी। इंदिरा गांधी की जो सोच थी उसकी जीत थी, मानिक शॉ की जो रणनीति थी उसकी जीत थी, ये भारतीय सेना की जीत थी। पूरे दुनिया के सामने अब भारत ने क्या किया कि एक अलग बांग्लादेश को मान्यता दे दिया। भारत पहला देश था जिसने बांग्लादेश को मान्यता दिया एक देश के रूप में, और बांग्लादेश का उदय हुआ यहां से जाकर के। और 16 दिसंबर को ये जो आप सिग्नेचर देख रहे हैं, ये जो सिग्नेचर हुआ है बीच में, ये डेट है 16 दिसंबर। ये भारत का वीरता का दिवस है, हम मनाते भी हैं इसको। और 16 दिसंबर को ये हारा, और हारने के बाद एक नवीन बांग्लादेश का उदय हुआ, जिसकी हम बातें कर रहे थे। एक नवीन बांग्लादेश का उदय हुआ। अब ये जो पार्ट है, अब ये यहाँ पे यही पार्ट आगे जाकर के, अब आगे जाकर के ये बना बांग्लादेश। ये क्या बना? बांग्लादेश। और यहां से हमारी क्या होती है, इनसे मित्रता होती है। तो काफी अच्छी मित्रता थी और आज भी मित्रता है। उस समय फिर इसके पहले पीएम जो बने वही मुजीब उर रहमान, इसके पहले पीएम बने। आज जो यहाँ पे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उसी मुजीबुर रहमान की बेटी है जो आज शासन कर रही है। इसके बाद का जो पार्ट आपका बचा है, इसमें जो पढ़ना है आपको, इसके बाद ये भी समाप्त नहीं हुआ। मुजीबुर रहमान को पूरे परिवार के साथ मार दिया जाता है। उनकी एकमात्र बेटी शेख हसीना बाहर में पढ़ाई करती है, वो बच जाती है, जो अभी प्रधानमंत्री है, बाद में वतन लौटती है।
और बीच में बहुत कुछ इस मुल्क को खोना पड़ा है। इस मुल्क में आज भी दो तरह के लोग बसते हैं, एक प्रो इंडियन और एक पाकिस्तानी प्रो बसते हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती है। भारत का फुल सपोर्ट रहता है इस देश को। आज ये देश काफी अच्छे से जीडीपी से तरक्की कर रही है, पाकिस्तान से अच्छे नेशन के रूप में उभरी है, पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की कर बैठी है। कहीं ना कहीं भारत का फुल सपोर्ट है यहाँ पे। भारत हमेशा इसको अपना मित्र मानता है। इनके उदय में, इनको बनाने में भारत का बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो भारत की वो प्रधानमंत्री जो निडर थी, वो डरी नहीं, और इस तरह से एक नए बांग्लादेश का उदय होता है। बाकी पार्ट जो इसका सेकेंड पार्ट है और जो थर्ड पार्ट आएगा उसके हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। तो एक बात बोलना चाहता हूं, निडरता और साहस और अपना जो कला है, रणनीति, ये तीनों अगर आपके पास हो तो दुनिया का कोई भी काम आपसे पॉसिबल हो सकता है। तो डरना नहीं है, तरीके से पढ़ना है, और आपको किस पॉइंट पे बात करनी है, किस टॉपिक का वीडियो चाहते हैं आप बताएं, कमेंट कर दे बॉक्स में। हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो दे देंगे और उस पर आगे बात होगी। और आपको ज़्यादा वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। आज के लिए हमारा इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।